गृह युद्ध का समय 1861 में गृह युद्ध छिड़ गया और मुझे तुरंत वॉशिंगटन बुलाया गया मिस्टर स्कॉट द्वारा, जिन्हें परिवहन विभाग के प्रभारी सहायक युद्ध सचिव नियुक्त किया गया था। मुझे सरकार के सैन्य, रेलवे और टेलीग्राफ के प्रभारी के रूप में उनके सहायक के रूप में काम करना था और रेलवे कर्मचारियों की एक सेना का गठन करना था। यह युद्ध की शुरुआत में सभी विभागों में से सबसे महत्वपूर्ण विभागों में से एक था। यूनियन सैनिकों की पहली रेजिमेंट जो बाल्टीमोर से गुजर रही थी, उन पर हमला किया गया था और बाल्टीमोर और एनापोलिस जंक्शन के बीच रेलवे लाइन काट दी गई थी, जिससे वॉशिंगटन से संचार टूट गया था। इसलिए मेरे लिए अपने सहायकों के दल के साथ फिलाडेल्फिया से एनापोलिस के लिए ट्रेन लेना आवश्यक था। एक ऐसा स्थान जहां से एक ब्रांच लाइन जंक्शन तक जाती थी, जो वॉशिंगटन की मुख्य लाइन से जुड़ती थी। हमारा पहला कर्तव्य इस ब्रांच की मरम्मत करना और इसे भारी ट्रेनों के लिए चलने योग्य बनाना था। ये कुछ दिनों का काम था। जनरल बटलर और सैनिकों की कई रेजिमेंट हमारे कुछ दिनों बाद पहुंची और हम उनकी पूरी ब्रिगेड को वॉशिंगटन पहुंचाने में सक्षम हुए। मैं पहले इंजन पर सवार हुआ जो राजधानी के लिए रवाना हुआ और बहुत सावधानी से आगे बढ़ा। वॉशिंगटन से कुछ दूरी पर मैंने देखा कि टेलीग्राफ के तारों को लकड़ी के खंभों से जमीन पर गाड़ दिया गया था। मैंने इंजन रोका और उन्हें छोड़ने के लिए आगे दौड़ा, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया कि तारों को गाड़ने से पहले एक तरफ खींच लिया गया था। जब उन्हें छोड़ा गया तो ऊपर की ओर उछलने पर वे मेरे चेहरे पर लगे, मुझे गिरा दिया और मेरे गाल पर एक गहरा घाव हो गया, जिससे बहुत खून बह रहा था। इसी हालत में मैं पहले सैनिकों के साथ वॉशिंगटन शहर में दाखिल हुआ, इसलिए एक या दो सैनिकों को छोड़कर, जो कुछ दिन पहले बाल्टीमोर की सड़कों से गुजरते समय घायल हुए थे, मैं सही मायने में दावा कर सकता हूं कि मैंने अपने देश के लिए अपना खून बहाया, इसके पहले रक्षकों में से एक के रूप में। मुझे उस देश के लिए उपयोगी होने पर गर्व था, जिसने मेरे लिए इतना कुछ किया था, और मैं सच कह सकता हूं, दिन रात काम किया ताकि दक्षिण से संचार खोला जा सके। मैंने जल्द ही अपना मुख्यालय एलेक्जेंड्रिया, वर्जीनिया में स्थानांतरित कर लिया और जब बुल रन की दुर्भाग्यपूर्ण लड़ाई लड़ी गई, तब मैं वहीं तैनात था। हमें जो रिपोर्ट्स मिलीं उन पर हमें यकीन नहीं हुआ, लेकिन जल्द ही ये साफ हो गया कि हमें अपनी हारी हुई सेना को वापस लाने के लिए हर इंजन और कार को फ्रंट पर भेजना होगा। सबसे नज़दीकी जगह तब बर्ग स्टेशन थी। मैं वहां गया और घायल वॉलंटियर्स की एक के बाद एक ट्रेन में लौट किया। खबर थी कि विद्रोही हमारे बहुत करीब आ गए हैं और हमें आखिरकार बर्ग स्टेशन बंद करना पड़ा। ऑपरेटर और मैं आखिरी ट्रेन से अलेक्जेंड्रिया के लिए निकल गए, जहां हर तरफ घबराहट का असर साफ दिख रहा था। हमारे कुछ रेलवे कर्मचारी गायब थे, लेकिन अगली सुबह मेस में मौजूद लोगों की संख्या से पता चला कि सर्विस की दूसरी ब्रांचों की तुलना में हमें खुश होने की वजह थी। कुछ कंडक्टर और इंजीनियरों ने नावें ले ली थीं और पोटोमैक नदी पार कर ली थी, लेकिन ज़्यादातर लोग वहीं रहे। हालांकि रात में पीछा करने वाले दुश्मन की बंदूकों की गड़गड़ाहट हर आवाज़ में सुनाई दे रही थी। हमारे टेलीग्राफर्स में से एक भी अगली सुबह गायब नहीं था। इसके तुरंत बाद मैं वॉशिंगटन लौट आया और कर्नल स्कॉट के साथ वॉर बिल्डिंग में अपना हेडक्वार्टर बनाया। चूंकि मेरे पास टेलीग्राफ डिपार्टमेंट के साथ साथ रेलवे का भी चार्ज था, इसलिए मुझे प्रेसिडेंट लिंकन, मिस्टर सेवर्ड, सेक्रेटरी कैमरन और दूसरों से मिलने का मौका मिला। और मैं कभी कभी इन लोगों के पर्सनल कांटेक्ट में आता था, जो मेरे लिए बहुत दिलचस्पी का सोर्स था। मिस्टर लिंकन कभी कभी ऑफिस आते थे और डेस्क पर बैठकर टेलीग्राम के जवाब का इंतजार करते थे, या शायद सिर्फ जानकारी के लिए उत्सुक रहते थे। इस असाधारण आदमी की सभी तस्वीरें उन्हीं की तरह हैं। उनके चेहरे के फीचर्स इतने खास थे कि किसी के लिए भी उनकी पेंटिंग बनाना और उनकी जैसी शक्ल न बनाना नामुमकिन था। जब उनके चेहरे के फीचर्स शांत होते थे, तो वह निश्चित रूप से उन सबसे सादे दिखने वाले आदमियों में से एक थे जिन्हें मैंने कभी देखा था। लेकिन जब वह उत्साहित होते थे या कोई कहानी सुनाते थे, तो उनकी आंखों से बुद्धिमत्ता झलकती थी और उनका चेहरा इस हद तक रोशन हो जाता था, जो मैंने शायद ही कभी किसी और में देखा हो।
उनका व्यवहार परफेक्ट था क्योंकि वह नेचुरल था और वह हर किसी के लिए, यहाँ तक कि ऑफिस के सबसे छोटे लड़के के लिए भी अच्छे शब्द बोलते थे। उनका ध्यान किसी के लिए कम ज़्यादा नहीं था। वह सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करते थे। मैसेंजर लड़के से बात करते समय भी उतने ही सम्मान से बात करते थे, जितना सेक्रेटरी सेवर्ड से। उनका आकर्षण उनके बिल्कुल सादे स्वभाव में था। शायद ये उतना नहीं था कि उन्होंने क्या कहा, बल्कि जिस तरह से उन्होंने कहा, वह हमेशा किसी का भी दिल जीत लेता था। मुझे अक्सर इस बात का अफ़सोस होता है कि मैंने उस समय उनके कुछ अजीबोगरीब बातों को ध्यान से नोट नहीं किया, क्योंकि वह आम बातें भी एक अनोखे तरीके से कहते थे। मैंने किसी ऐसे महान व्यक्ति से मुलाकात नहीं की जो श्रीलिंकन की तरह सभी लोगों के साथ इतना घुल-मिल गया हो। जैसा कि सेक्रेटरी हे ने बहुत अच्छी तरह से कहा है, यह कल्पना करना असंभव है कि कोई श्रीलिंकन का नौकर हो, वह उनका साथी होता। वह सबसे आदर्श लोकतंत्रवादी थे, जो हर शब्द और काम में मनुष्यों की समानता को प्रकट करते थे। जब 1861 में मेसन और स्लीडेल को ब्रिटिश जहाज़ ट्रेंट से लिया गया, तो उन लोगों में बहुत ज़्यादा चिंता थी जो मेरी तरह। वे भी जानते थे कि उनके जहाज़ों पर शरण के अधिकार का ब्रिटेन के लिए क्या मतलब था। ये निश्चित रूप से युद्ध था या फिर कैदियों को तुरंत वापस करना। जब कैबिनेट को इस सवाल पर विचार करने के लिए बुलाया गया, तो सेक्रेटरी कैमरन अनुपस्थित थे, इसलिए श्री स्कॉट को असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ वॉर के रूप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया। मैंने उन्हें यह समझाने की पूरी कोशिश की कि इस मुद्दे पर ब्रिटेन निश्चित रूप से लड़ेगा और उनसे आग्रह किया कि वे आत्मसमर्पण पर दृढ़ रहें, खासकर इसलिए क्योंकि यह अमेरिकी सिद्धांत रहा था कि जहाज़ों की तलाशी नहीं ली जानी चाहिए। श्री स्कॉट, जिन्हें विदेशी मामलों के बारे में कुछ नहीं पता था, कैदियों को रखने के पक्ष में थे। लेकिन मीटिंग से लौटने पर उन्होंने मुझे बताया कि सेवर्ड ने कैबिनेट को चेतावनी दी थी कि इसका मतलब युद्ध होगा, जैसा कि मैंने कहा था। लिंकन भी पहले कैदियों को रखने के पक्ष में थे, लेकिन आखिरकार वे सेवर्ड की नीति से सहमत हो गए। हालांकि कैबिनेट ने अगले दिन तक कार्रवाई टालने का फैसला किया, जब कैमरन और अन्य अनुपस्थित लोग मौजूद होंगे। सेवर्ड ने श्री स्कॉट से अनुरोध किया कि वे कैमरन के आने पर उनसे मिलें और मीटिंग में जाने से पहले उन्हें इस विषय पर सही जानकारी दें, क्योंकि उनसे आत्मसमर्पण के मूड में होने की उम्मीद नहीं थी। ऐसा किया गया और अगले दिन सब ठीक रहा। उस समय वॉशिंगटन में जो आम भ्रम फैला हुआ था, उसे समझने के लिए देखना जरूरी था। कोई भी वर्णन मेरे शुरुआती प्रभाव को व्यक्त नहीं कर सकता। पहली बार जब मैंने जनरल स्कॉट को देखा, जो उस समय कमांडर इन चीफ थे, तो दो लोग उन्हें उनके ऑफिस से फुटपाथ पार करके उनकी गाड़ी तक ले जा रहे थे। वह एक बूढ़े, कमज़ोर आदमी थे, जो न केवल शरीर से, बल्कि दिमाग से भी लकवाग्रस्त थे और गणतंत्र की सेनाओं के संगठन की जिम्मेदारी अतीत के इस महान अवशेष पर थी। उनके मुख्य कमिश्री जनरल टेलर कुछ हद तक स्कॉट के ही जैसे थे। हमारा काम इन लोगों और अन्य, जो शायद ही उनसे कम काबिल थे, के साथ संचार शुरू करने और पुरुषों और आपूर्ति के परिवहन की व्यवस्था करना था। वे सभी ऐसे सख्त अनुशासन वाले लोग थे जो उपयोगिता की उम्र पार कर चुके थे। ऐसे मामलों पर फैसला लेने में कई दिन लग जाते थे, जिन पर तुरंत कार्रवाई की आवश्यकता होती थी। किसी भी महत्वपूर्ण विभाग के प्रमुख के पद पर शायद ही कोई युवा सक्रिय अधिकारी था। कम से कम मुझे कोई याद नहीं है। लंबे समय तक शांति ने सेवा कंपनी स्थिर कर दिया था। मुझे समझ में आया कि इसी कारण से नेवी डिपार्टमेंट में भी ऐसे ही नतीजे आए थे, लेकिन मेरा उससे सीधा संपर्क नहीं हुआ। शुरुआत में नेवी इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी, सेना ही मायने रखती थी। जब तक अलग अलग डिपार्टमेंट के प्रमुखों को बदला नहीं जाता, तब तक हार के अलावा कुछ और उम्मीद नहीं की जा सकती थी, और यह एक दिन में नहीं किया जा सकता था। सरकार पर सौंपे गए बड़े काम के लिए एक प्रभावी हथियार बनाने में हो रही साफ देरी पर देश की बेचैनी निस्संदेह स्वाभाविक थी, लेकिन मुझे आश्चर्य इस बात का है कि सेवा की हर शाखा में फैली अराजकता से इतनी जल्दी व्यवस्था कैसे बनी। जहां तक हमारे ऑपरेशंस की बात थी, हमारे पास एक बड़ा फायदा था। सेक्रेटरी कैमरन ने मिस्टर स्कॉट, उन्हें कर्नल बना दिया गया था,
को वह सब करने की इजाज़त दी जो उन्हें ज़रूरी लगे, बिना युद्ध सचिव के अधीन अधिकारियों की धीमी चाल का इंतज़ार किए। इस अधिकार का भरपूर इस्तेमाल किया गया और युद्ध की शुरुआत से ही सरकार के रेलवे और टेलीग्राफ डिपार्टमेंट द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका का श्रेय इस बात को जाता है कि हमें सेक्रेटरी कैमरन का पूरा समर्थन मिला था। उस समय वह अपनी सभी क्षमताओं में थे और उन्होंने समस्या के मूल तत्वों को अपने जनरलों और डिपार्टमेंट के प्रमुखों से कहीं बेहतर समझा। जनता के दबाव ने लिंकन को आखिरकार उन्हें बदलने पर मजबूर कर दिया। लेकिन जो लोग पर्दे के पीछे थे, वे अच्छी तरह जानते थे कि अगर दूसरे डिपार्टमेंट भी कैमरन के अधीन युद्ध डिपार्टमेंट की तरह अच्छी तरह से मैनेज किए जाते, तो सभी बातों पर विचार करते हुए बहुत सारी आपदाओं से बचा जा सकता था। लोसियल, जैसा कि कैमरन को कहलाना पसंद था, एक भावुक व्यक्ति थे। अपने 90वें साल में वह हमसे स्कॉटलैंड में मिलने आए और हमारी एक घाटी से गुजरते हुए हमारी 4 घोड़ों वाली गाड़ी की आगे की सीट पर बैठे हुए उन्होंने श्रद्धा से अपनी टोपी उतार दी और नंगे सिर उस घाटी से गुजरे। उसकी भव्यता से अभिभूत होकर बातचीत एक बार उन प्रयासों पर हुई जो पद के उम्मीदवारों को खुद करने पड़ते हैं, और इस गलत फहमी पर कि पद आदमी को ढूंढता है सिवाय बहुत ही दुर्लभ आपात स्थितियों के। इसी सिलसिले में लोचियल ने लिंकन के दूसरे कार्यकाल के बारे में यह कहानी सुनाई। एक दिन पेंसिल्वेनिया के हैरिसबर्ग के पास कैमरन के कंट्री होम में उन्हें एक टेलीग्राम मिला जिसमें लिखा था कि राष्ट्रपति लिंकन उनसे मिलना चाहते हैं। इसीलिए वह वॉशिंगटन गए। लिंकन ने शुरू किया, कैमरन, मेरे आस-पास के लोग मुझसे कह रहे हैं कि दूसरे कार्यकाल के लिए उम्मीदवार बनना मेरा देशभक्ति का फर्ज है, कि मैं ही एकमात्र ऐसा आदमी हूँ जो मेरे देश को बचा सकता है, वगैरह। और क्या आप जानते हैं कि मैं अब इतना मूर्ख बनने लगा हूँ कि उनकी बातों पर थोड़ा विश्वास करने लगा हूँ। आप क्या कहते हैं? और इसे कैसे मैनेज किया जा सकता है? ठीक है श्रीमान राष्ट्रपति, 28 साल पहले राष्ट्रपति जैक्सन ने मुझे बुलाया था जैसा आपने अभी किया है, और मुझे बिल्कुल वही कहानी सुनाई थी। उनका पत्र मुझे न्यू ऑर्लियंस में मिला और मैं वॉशिंगटन पहुंचने के लिए 10 दिन यात्रा की। मैंने राष्ट्रपति जैक्सन से कहा कि मुझे लगता है कि सबसे अच्छी योजना ये होगी कि किसी एक राज्य की विधान मंडल ऐसे प्रस्ताव पारित करे जिसमें यह जोर दिया जाए कि इन तूफानी समय में पायलट को जहाज नहीं छोड़ना चाहिए, वगैरह। अगर एक राज्य ऐसा करता है तो मुझे लगा कि दूसरे भी ऐसा करेंगे। श्री जैक्सन सहमत हो गए और मैं हैरिसबर्ग गया और ऐसा प्रस्ताव तैयार करवाया और पारित करवाया। जैसा मैंने उम्मीद की थी, दूसरे राज्यों ने भी ऐसा ही किया, और जैसा आप जानते हैं, उन्होंने दूसरा कार्यकाल जीता। ठीक है, लिंकन ने कहा, क्या आप अब ऐसा कर सकते हैं? नहीं, मैंने कहा, मैं आपके बहुत करीब हूँ श्रीमान राष्ट्रपति, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं किसी दोस्त से ये काम करवा सकता हूँ, मुझे लगता है। ठीक है, राष्ट्रपति लिंकन ने कहा, मैं ये मामला आप पर छोड़ता हूँ। मैंने यहाँ फोस्टर को बुलवाया, जो कोच में मेरा साथी था और हमारा मेहमान था, और उससे जैक्सन प्रस्तावों को देखने के लिए कहा। हमने उन्हें थोड़ा बदल दिया ताकि नई स्थितियों के हिसाब से हो सकें और उन्हें पास कर दिया। वैसा ही नतीजा निकला जैसा राष्ट्रपति जैक्सन के मामले में हुआ था। वॉशिंगटन की अपनी अगली यात्रा पर मैं शाम को राष्ट्रपति के सार्वजनिक स्वागत समारोह में गया। जब मैं भीड़ भरे और विशाल ईस्ट रूम में दाखिल हुआ तो लिंकन की तरह बहुत लंबा होने के कारण राष्ट्रपति ने मुझे लोगों की भीड़ के ऊपर से पहचान लिया और अपने दोनों सफेद दस्ताने वाले हाथ ऊपर उठाकर, जो मटन की 2 टांगों जैसे लग रहे थे, पुकारा, आज 2 और कैमरन, 2 और, यानी 2 और राज्यों ने जैक्सन लिंकन प्रस्तावों को पास कर दिया था। राजनीतिक जीवन पर इस घटना से जो रोशनी पड़ती है, उसके अलावा यह काफ़ी अजीब बात है कि उसी आदमी को संयुक्त राज्य अमेरिका के 2 राष्ट्रपतियों ने 28 साल के अंतराल पर बिल्कुल समान परिस्थितियों में बुलाया और सलाह मांगी, और ये कि उसी तरीके का इस्तेमाल करके दोनों आदमी
उम्मीदवार बने और दोनों ने दूसरा कार्यकाल हासिल किया। जैसा कि एक बार एक यादगार मौके पर समझाया गया था, इन सब चीज़ों में हिसाब-किताब होता है। जब मैं वॉशिंगटन में था तो मैं जनरल ग्रांट से नहीं मिला था, क्योंकि वह मेरे जाने तक पश्चिम में थे, लेकिन वॉशिंगटन आने-जाने की यात्रा के दौरान वह पिट्सबर्ग में रुके ताकि पूर्व में जाने के लिए ज़रूरी इंतज़ाम कर सकें। मैं दोनों बार रास्ते में उनसे मिला और उन्हें पिट्सबर्ग में अपने साथ खाना खाने ले गया। तब डाइनिंग कार नहीं होती थी, वह ऊंचे पद के सबसे साधारण दिखने वाले आदमी थे जिनसे मैं कभी मिला था, और पहली नज़र में कोई भी उन्हें एक खास आदमी के तौर पर नहीं चुनेगा। मुझे याद है कि युद्ध सचिव स्टैंटन ने कहा था कि जब वह पश्चिम में सेनाओं का दौरा कर रहे थे तो जनरल ग्रांट और उनका स्टाफ उनकी कार में दाखिल हुआ। उन्होंने एक-एक करके उन्हें देखा। जैसे ही वे अंदर आए और जनरल ग्रांट को देखकर खुद से कहा, ठीक है, मुझे नहीं पता कि जनरल ग्रांट कौन है, लेकिन एक है जो नहीं हो सकता। फिर भी यह वही थे। इसे लिखे जाने के सालों बाद पढ़कर मैं हंसता हूँ। ये जनरल के लिए काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि मुझे एक से ज़्यादा बार उनकी जगह समझा गया था। उन दिनों युद्ध के समय रणनीति और अलग-अलग जनरलों की योजनाओं के बारे में बहुत बात होती थी। जनरल ग्रांट ने मुझसे ऐसी बातों के बारे में बात करने में जो आज़ादी दिखाई, उससे मैं हैरान था। बेशक, उन्हें पता था कि मैं वॉर ऑफिस में था और सेक्रेटरी स्टैंटन मुझे अच्छी तरह जानते थे और मुझे पता था कि क्या चल रहा है। लेकिन जब उन्होंने मुझसे कहा तो मेरी हैरानी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ठीक है, प्रेसिडेंट और स्टैंटन चाहते हैं कि मैं पूरब जाकर वहाँ कमान सँभालूँ और मैंने इसके लिए हाँ कर दी है। मैं अब भी ज़रूरी इंतज़ाम करने के लिए पश्चिम जा रहा हूँ। मैंने कहा, "फ मुझे ऐसा ही शक था। मैं शेरमन को इंचार्ज बनाने जा रहा हूँ," उन्होंने कहा। "इससे देश हैरान होगा," मैंने कहा, "क्योंकि मुझे लगता है कि लोगों को लगता है कि जनरल थॉमस को सफल होना चाहिए।" "हाँ, मुझे पता है," उन्होंने कहा, "लेकिन मैं लोगों को जानता हूँ और थॉमस सबसे पहले कहेंगे कि शेरमन ही इस काम के लिए सही आदमी है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सच तो ये है कि पश्चिमी छोर काफ़ी नीचे है और अगली चीज़ जो हमें करनी है वह है पूर्वी छोर को थोड़ा और नीचे धकेलना।" उन्होंने ठीक वैसा ही किया और रणनीति को शब्दों में बताने का यह ग्रांट का तरीका था। बाद के सालों में उनसे अच्छी तरह जान-पहचान होना मेरा सौभाग्य था। अगर कोई आदमी दिखावे से बिल्कुल दूर था, तो वह ग्रांट ही थे। इस मामले में लिंकन भी उनसे आगे नहीं थे, लेकिन ग्रांट एक शांत धीमे आदमी थे, जबकि लिंकन हमेशा जिंदा-दिल और एक्टिव रहते थे। मैंने कभी ग्रांट को कोई लंबा या बड़ा शब्द इस्तेमाल करते हुए या मैनर दिखाने की कोई कोशिश करते हुए नहीं सुना, लेकिन यह आम धारणा कि वह हमेशा कम बोलते थे, एक गलती है। वह कभी-कभी आश्चर्यजनक रूप से अच्छे बात करने वाले थे और मौके पर बात करना पसंद करते थे। उनके वाक्य हमेशा छोटे और सीधे मुद्दे पर होते थे और चीज़ों पर उनकी टिप्पणियाँ असाधारण रूप से समझदारी भरी होती थीं। जब उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं होता था तो वह कुछ नहीं कहते थे। मैंने देखा कि वह युद्ध में अपने अधीनस्थों की तारीफ करते-करते कभी नहीं थकते थे। वह उनके बारे में ऐसे बात करते थे जैसे एक प्यारा पिता अपने बच्चों के बारे में बात करता है। कहानी बताई जाती है कि पश्चिम में युद्ध की मुश्किलों के दौरान जनरल ग्रांट बहुत ज़्यादा शराब पीने लगे थे। उनके चीफ ऑफ स्टाफ रॉलिंस ने हिम्मत करके उन्हें यह बताया। ग्रांट ने पूरी तरह से माना कि यह एक सच्चे दोस्त का काम था। तुम्हारा मतलब ये नहीं है? मुझे इसका बिल्कुल भी पता नहीं था। मैं हैरान हूँ, जनरल ने कहा। हाँ, मेरा यही मतलब है। यह तो अब आपके अधिकारियों के बीच चर्चा का विषय भी बनने लगा है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं अब कभी शराब का एक घूंट भी नहीं पीऊँगा। उन्होंने कभी नहीं पिया। बाद के सालों में न्यूयॉर्क में ग्रांट्स के साथ डिनर करते समय मैंने कई बार जनरल को अपने बगल में रखे वाइन के गिलास नीचे करते देखा है। उनकी अदम्य इच्छा शक्ति ने उन्हें अपने संकल्प पर अडिग रहने में मदद की, जो मेरे अनुभव के अनुसार एक दुर्लभ मामला है। कुछ लोगों ने कुछ समय के लिए परहेज किया। एक जाने-माने मामले में हमारे एक पार्टनर ने 3 साल तक परहेज किया, लेकिन अफ़सोस
पुराने दुश्मन ने आखिरकार अपने शिकार को फिर से पकड़ लिया। जब ग्रांट राष्ट्रपति थे, तो उन पर अपने प्रशासन की कुछ नियुक्तियों या कामों से आर्थिक रूप से लाभ उठाने का आरोप लगा, जबकि उनके दोस्त जानते थे कि वह इतने गरीब थे कि उन्हें पारंपरिक राजकीय डिनर छोड़ने के अपने इरादे की घोषणा करने के लिए मजबूर होना पड़ा था, जिनमें से हर एक की कीमत उन्होंने पाया $800 थी, एक ऐसी रकम जिसे वह अपनी सैलरी से नहीं दे सकते थे। राष्ट्रपति की सैलरी $25,000 से बढ़ाकर $50,000 सालाना करने से उन्हें अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान थोड़ा बहुत बचाने का मौका मिला। हालांकि उन्हें पैसों की उतनी परवाह नहीं थी जितनी यूनिफॉर्म की थी। मुझे पता है कि उनके पहले कार्यकाल के आखिर में उनके पास कुछ नहीं था। फिर भी जब मैं यूरोप में था, तो मैंने देखा कि वहाँ के सबसे बड़े अधिकारियों के बीच यह धारणा फैली हुई थी कि जनरल ग्रांट ने नियुक्तियों से आर्थिक रूप से फायदा उठाया था। इस आरोप में कुछ सच्चाई थी। हम अमेरिका में जानते हैं कि इन आरोपों को कितना कम महत्व देना चाहिए, लेकिन जिन लोगों ने इतनी लापरवाही से ये आरोप लगाए, उनके लिए यह अच्छा होता कि वे सोचते कि दूसरे देशों में जनता की राय पर इनका क्या असर होगा। आज ब्रिटेन में लोकतंत्र का कारण इस आम धारणा से ज्यादा नुकसान झेल रहा है कि अमेरिकी राजनीति भ्रष्ट है, और इसलिए गणतंत्रवाद जरूरी तौर पर भ्रष्टाचार पैदा करता है, बजाय किसी और एक कारण के। फिर भी दोनों देशों की राजनीति के बारे में कुछ जानकारी होने के नाते मुझे यह कहने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं है कि गणतंत्रवाद के नए देश में सार्वजनिक लोगों में भ्रष्टाचार के हर औंस के लिए राजशाही के पुराने देश में भी उतना ही भ्रष्टाचार है। बस भ्रष्टाचार के तरीके अलग हैं। राजशाही में उपाधियां रिश्वत होती हैं, डॉलर नहीं। पद दोनों में एक आम और सही इनाम है। हालांकि राजशाही के पक्ष में यह अंतर है, उपाधियां खुलेआम दी जाती हैं और पाने वालों या आम लोगों द्वारा रिश्वत नहीं मानी जाती। जब मुझे 1861 में वॉशिंगटन बुलाया गया, तो यह माना गया कि युद्ध जल्द ही खत्म हो जाएगा, लेकिन कुछ ही समय बाद यह देखा गया कि यह सालों का मामला होने वाला है। स्थायी अधिकारियों की जरूरत होगी। पेंसिल्वेनिया रेल रोड कंपनी मिस्टर स्कॉट को नहीं छोड़ सकती थी, और मिस्टर स्कॉट ने बदले में फैसला किया कि मुझे पिट्सबर्ग लौटना होगा, जहां मेरी सेवाओं की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि सरकार ने पेंसिल्वेनिया पर बहुत दबाव डाला था। इसलिए हमने वॉशिंगटन में विभाग दूसरों के हाथों में सौंप दिया और अपनी अपनी जगहों पर लौट आए। वॉशिंगटन से लौटने के बाद रिएक्शन हुआ और मैं पहली बार गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। मैं पूरी तरह टूट गया था और अपनी ड्यूटी करने की कोशिश के बाद मुझे आराम करना पड़ा। एक दोपहर जब मैं वर्जीनिया में रेलवे लाइन पर था, तो मुझे सनस्ट्रोक जैसा कुछ हुआ, जिससे मुझे काफ़ी परेशानी हुई। हालांकि वह ठीक हो गया, लेकिन उसके बाद मैंने पाया कि मैं गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता और मुझे धूप से बचने के लिए सावधान रहना पड़ता था। एक गर्म दिन मुझे पूरी तरह से थका देता था। यही कारण है कि गर्मियों में ठंडी हाईलैंड की हवा मेरे लिए कई सालों से एक रामबाण रही है। मेरे डॉक्टर ने जोर देकर कहा है कि मुझे हमारी गर्म अमेरिकी गर्मियों से बचना चाहिए। पेंसिल्वेनिया रेलरोड कंपनी ने मुझे छुट्टी दे दी और स्कॉटलैंड जाने का लंबे समय से चाहा गया मौका मिल गया। मेरी माँ, मेरे जिगरी दोस्त टॉम मिलर और मैं 28 जून 1862 को स्टीमशिप एटना में सवार होकर गए। मैं उस समय 27 साल का था और लिवरपूल में उतरने के बाद हम तुरंत डनफर्मलाइन चले गए। इस अपने वतन वापसी ने मुझे जितना प्रभावित किया, उतना किसी और चीज़ ने नहीं किया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं सपने में हूँ। हर मील जो हमें स्कॉटलैंड के करीब ला रहा था, मेरी भावनाओं की तीव्रता बढ़ा रहा था। मेरी माँ भी उतनी ही भावुक थी, और मुझे याद है जब उनकी नज़र पहली बार जानी-पहचानी पीली झाड़ी पर पड़ी, तो वह चिल्लाईं, "ओह! ये रही झाड़ू, झाड़ू।" उनका दिल इतना भरा हुआ था कि वो कन अपने आँसू नहीं रोक पाईं, और जितना ज़्यादा मैंने इसे हल्का करने या उन्हें शांत करने की कोशिश की, उतना ही वह भावुक होती गईं। जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं पवित्र मिट्टी पर लेटकर उसे चूम लूं। इसी मूड में हम डनफर्म लाइन पहुंचे। हर चीज जिसे हम पार कर रहे थे, उसे
तुरंत पहचान लिया गया, लेकिन सब कुछ इतना छोटा लग रहा था जैसा मैंने सोचा था उसकी तुलना में कि मैं पूरी तरह से हैरान था। आखिरकार अंकल लॉडर के यहाँ पहुँचकर और उस पुराने कमरे में जाकर जहाँ उन्होंने डोड और मुझे इतनी सारी चीज़ें सिखाई थी मैंने कहा, "तुम सब यहीं हो। सब कुछ वैसा ही है जैसा मैंने छोड़ा था, लेकिन अब तुम सब खिलौनों से खेल रहे हो।" हाई स्ट्रीट, जिसे मैंने एक बुरा ब्रॉडवे नहीं माना था, अंकल की दुकान, जिसकी तुलना मैंने न्यूयॉर्क की कुछ दुकानों से की थी, शहर के आसपास की छोटी-छोटी टीले जहाँ हम रविवार को खेलने जाते थे, दूरियाँ, घरों की ऊँचाई, सब कुछ सिकुड़ गया था। यह लिलीपुटियनों का शहर था। मैं लगभग उस घर की छत को छू सकता था जिसमें मेरा जन्म हुआ था, और समुद्र, जहाँ शनिवार को पैदल जाना एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। सिर्फ 3 मील दूर था समुद्र तट पर चट्टानें जिनके बीच मैंने विल्क्स घोंघे इकट्ठे किए थे, गायब हो गई थीं और एक शांत सपाट रेतीला किनारा रह गया था। स्कूल की इमारत जिसके चारों ओर मेरी स्कूल के दिनों की कई यादें जुड़ी थीं। मेरा एकमात्र अल्मा मेटर और खेल का मैदान जहाँ नकली लड़ाइयाँ लड़ी गई थीं और दौड़ें लगाई गई थीं, वे सब बहुत छोटे हो गए थे। शानदार घर, ब्रूम हॉल, फोडेल और खासकर डोनी ब्रिस्टल के कंजर्वेटरी एक के बाद एक छोटे और मामूली लगने लगे। बाद में जब मैं जापान गया, जहाँ छोटे-छोटे खिलौने जैसे घर थे, तो मुझे कुछ ऐसा ही महसूस हुआ, जैसा मेरे पुराने घर को देखकर हुआ था। सब कुछ छोटा हो गया था, यहाँ तक कि मूडी स्ट्रीट के सिरे पर पुराना कुआँ, जहाँ मैंने अपनी शुरुआती संघर्ष शुरू किए थे, वह भी वैसा नहीं रहा जैसा मैंने सोचा था। लेकिन एक चीज़ वैसी ही रही जैसी मैंने सोची थी। शानदार पुरानी एबे और उसकी घाटी में कोई निराशा नहीं थी। वह काफ़ी बड़ी और शानदार थी और टावर के ऊपर यादगार नक्काशीदार अक्षर किंग रॉबर्ट डच ब्रूस मेरी आंखों और दिल को पहले की तरह ही भर देते थे। जब मैं लौटने के बाद पहली बार एबे की घंटी सुनी, तो वह भी निराश करने वाली नहीं थी। इसके लिए मैं आभारी था। इसने मुझे एक सहारा दिया और पुरानी एबे के चारों ओर उसके महल के खंडहरों और घाटी के साथ कुछ समय बाद दूसरी चीज़ें भी अपने सही अनुपात में आ गईं। मेरे रिश्तेदार बहुत दयालु थे और सबसे बड़ी, मेरी प्यारी बूढ़ी चाची शार्लेट खुशी के मारे चिल्लाईं, "अरे! तुम किसी दिन यहीं वापस आओगे और हाई स्ट्रीट में एक दुकान खोलोगे।" हाई स्ट्रीट में दुकान खोलना उनकी नज़र में सफलता थी। उनके दामाद और बेटी दोनों मेरे चचेरे भाई-बहन थे। हालाँकि उनका आपस में कोई रिश्ता नहीं था। वे इस ऊँचाई तक पहुँच गए थे और अपने होनहार भतीजे के लिए कुछ भी भविष्यवाणी करना बहुत बड़ी बात नहीं थी। दुकानदारी में भी एक तरह का अभिजात वर्ग होता है और हाय स्ट्रीट के सब्जी वाले का परिवार फूडी स्ट्रीट वाले के साथ बराबरी का व्यवहार नहीं करता। आंटी, जो अक्सर मेरी नर्स बनी थी, उन्हें यह बात याद दिलाना अच्छा लगता था कि मैं एक चिल्लाने वाला बच्चा था जिसे 2 चम्मच से खाना खिलाना पड़ता था, क्योंकि जब भी एक चम्मच मेरे मुंह से निकलता था तो मैं चिल्लाता था। कैप्टन जोन्स, जो बाद में हमारे स्टील वर्क्स के सुपरिटेंडेंट बने, उन्होंने मेरा वर्णन करते हुए कहा कि मैं 2 पंक्तियों के दांतों और दांतों के लिए छेद के साथ पैदा हुआ था। नई परियोजनाओं और बढ़े हुए उत्पादन के लिए मेरी भूख इतनी ज़्यादा थी, क्योंकि मैं हमारे करीबी परिवार में पहला बच्चा था। इसलिए बहुत से अब सम्मानित रिश्तेदार नर्स बनने की इजाज़त मांगने लगे, जिनमें मेरी आंटियाँ भी शामिल थीं। मेरे बचपन की कई शरारतें और बातें उन्होंने मुझे बुढ़ापे में बताईं। उनमें से एक बात जो आंटियों को याद थी, वह मुझे काफ़ी समझदारी वाली लगी। मुझे समझदारी की बातें सिखाकर पाला-पोसा गया था और एक बात जो मेरे पिता ने मुझे सिखाई थी, उसे जल्द ही मैंने सीधे तौर पर इस्तेमाल किया। एक लड़का होने के नाते 3 मील दूर समुद्र तट से लौटते समय
उन्हें मुझे कुछ दूर अपनी पीठ पर उठाना पड़ता था। शाम के धुंधलके में एक खड़ी पहाड़ी पर चढ़ते हुए उन्होंने भारी बोझ के बारे में कहा, शायद ये उम्मीद करते हुए कि मैं थोड़ा चलने का प्रस्ताव दूंगा। हालांकि उन्हें जो जवाब मिला वह था, अरे पिताजी, कोई बात नहीं। धैर्य और लगन ही इंसान को बनाते हैं, आप जानते हैं। वह अपना बोझ लिए आगे बढ़ता रहा, लेकिन हंसी से कांप रहा था। वह अपनी ही चाल में फंस गया था, लेकिन फिर भी उसका बोझ हल्का हो गया। मुझे इस बात का यकीन है, मेरा घर, बेशक मेरे इंस्ट्रक्टर, गाइड और प्रेरणा देने वाले अंकल लॉडर के साथ था। वही जिन्होंने 8 साल की उम्र में मुझे रोमांटिक, देशभक्त और कवि बनाने के लिए बहुत कुछ किया था। अब मैं 27 साल का था, लेकिन अंकल लॉडर अभी भी अंकल लॉडर ही थे। वह बदले नहीं थे, कोई उनकी जगह नहीं ले सकता था। हम लगातार टहलते और बातें करते थे और मैं उनके लिए फिर से नैग बन गया था। उन्होंने मुझे कभी कोई दूसरा नाम नहीं दिया था और न ही कभी दिया। मेरे प्यारे प्यारे अंकल, और मेरे लिए अंकल से भी बहुत ज़्यादा। मैं अभी भी सपने देख रहा था और इतना उत्साहित था कि सो नहीं पाया, और इस चक्कर में मुझे सर्दी लग गई। इसका नतीजा यह हुआ कि मुझे बुखार हो गया। मैं चकित हफ्ते तक अंकल के घर में रहा। उस समय में से कुछ समय मेरी हालत गंभीर थी। स्कॉटिश दवाएं तब, स्कॉटिश धर्मशास्त्र जितनी ही सख्त थीं, अब दोनों बहुत नरम हो गए हैं और मेरा खून निकाला गया। मेरा पतला अमेरिकन खून इतना कम हो गया था कि जब मुझे ठीक घोषित किया गया तो मुझे अपने पैरों पर खड़े होने में बहुत समय लगा। इस बीमारी ने मेरी यात्रा खत्म कर दी, लेकिन जब तक मैं फिर से अमेरिका पहुंचा, समुद्र यात्रा ने मुझे इतना फायदा पहुंचाया कि मैं फिर से काम शुरू कर सका। मुझे याद है कि जब मैं अपने डिवीज़न में लौटा तो मेरा जिस तरह से स्वागत हुआ, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। पूर्वी छोर के लोगों ने एक तोप के साथ इकट्ठा होकर ट्रेन के गुजरते समय मेरा स्वागत किया। ये शायद पहला मौका था जब मेरे अधीनस्थों को मुझे किसी प्रदर्शन का विषय बनाने का मौका मिला था, और उनके स्वागत ने मुझ पर एक स्थायी छाप छोड़ी। मुझे पता था कि मैं उनकी कितनी परवाह करता हूँ, और यह जानकर अच्छा लगा कि वे भी मेरी भावनाओं का सम्मान करते हैं। मेहनती लोग हमेशा दयालु भावनाओं का सम्मान करते हैं। अगर हम सच में दूसरों की परवाह करते हैं तो हमें उनके हमारे प्रति भावनाओं के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा होता है वैसा ही मिलता है।